मीटर की दूरी का हो फासला। दफ्तर में काम करने से जुड़े निर्देश किए गए जारी। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 58,802। इलाज के बाद 39,174 लोग अब हुए स्वस्थ। कुल 3,163 लोगों की हुई मौत। और गृहमंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान अम्फान के मद्देनजर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्री से की बात। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का दिया गया भरोसा। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचारों में आपका स्वागत है। लॉकडाउन 4.0 के लिए उत्तर प्रदेश ने भी अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में दुकान खोलने को लेकर ढील दी गई है। राज्य में मेट्रो सेवाएं इस दौरान बंद रहेंगी। प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में कई गतिविधियों की अनुमति प्रदान कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी फैक्ट्रियां खुलेंगी, लेकिन मास्क पहनने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं, दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी, जिससे कि आने वाले सभी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे सामान नहीं दिया जाएगा। सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा। फल सब्जी मंडियों को बड़े और खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। रेस्तरां आदि में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी और मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सिर्फ बेचने का कार्य किया जाएगा और दुकानों में बैठकर खाने की कोई भी अनुमति नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। पूरे प्रदेश में 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी और यदि परिवार के बच्चे हैं तो 2 बच्चों की अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। 3 व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में सभी व्यक्तियों को फेस मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि इस दौरान समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार नए दिशा निर्देश जारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार है। आम रूप से बढ़ती जाने वाली सावधानियों की अगर हम बात करें तो दफ्तर में लोगों के बीच हर वक्त 1 मीटर की दूरी का फासला हो। चेहरे और मुंह को ढकने के लिए कवर अथवा मास्क अनिवार्य है। हाथों को 40 से 60 सेकंड तक आपको साबुन से या अन्य किसी पदार्थ से धोना जरूरी है। खांसते और छींकते हुए मुंह को हमेशा ढकें। कार्यालयों में बढ़ती जाने वाली सावधानियों में अगर हम बात करें तो साधारण फ्लू जैसे संकेतों के मामले में कर्मचारी को दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें तो उसके लिए जारी परामर्शों के आधार पर होम क्वारंटाइन में रहने की इच्छा जताने वाले कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति मिले। दफ्तरों में मीटिंग और किसी गेस्ट के आने पर डीओपीटी के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। कोविड-19 के संभावित लक्षण की स्थिति में कर्मचारी को अलग रखा जाए, संबंधित राज्य स्वास्थ्य प्रशासन को सूचित किया जाए। तो वहीं संक्रमण के संदर्भ में हाई रिस्क श्रेणी वाले कर्मचारियों को 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाए। लो रिस्क वाले कर्मचारी काम पर आ सकते हैं, पर वे अपने स्वास्थ्य पर 14 दिनों तक नजर रखेंगे। संक्रमण के 1 या 2 मामले मिलने पर पूरे दफ्तर को बंद करने या फिर काम रोकने की जरूरत नहीं है। सीमित स्थान को भी विसंक्रमित किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 58,802 हो गई है, जिनमें से 39,174 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 के संक्रमण से कुल 3,163 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन संतोषजनक बात यह है कि देश में कोविड-19 के मरीजों की स्वस्थ होने की दर अब 38.73% हो गई है।
गृहमंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान अम्फान के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री से बात की है। गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र द्वारा हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। इसके अलावा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज दोपहर 12 बजे नेशनल क्राइसिस मॉनिटरिंग कमेटी की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें चक्रवाती तूफान अम्फान से निपटने के एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों के साथ ही पावर और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भी आपदा स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान के कल पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तट पार करने की संभावना है। विशाखापट्टनम के डापलर वेथर रडार से चक्रवात की लगातार निगरानी जारी है। चक्रवाती तूफान अम्फान के बेहद गंभीर चक्रवात में बदलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। उड़ीसा के लिए ट्रेन चलाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि महा तूफान अम्फन के कारण उड़ीसा सरकार तटीय क्षेत्रों के लिए श्रमिक ट्रेन नहीं चला पा रही है। इस तूफान के बाद रेलवे को और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। बिहार के प्रवासी श्रमिकों के बारे में वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सार्थक चर्चा हुई है और उन्होंने कहा कि कामगारों को घर पहुंचाने के लिए 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को प्रतिदिन चलाने की अनुमति है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रवासी श्रमिकों के बारे में चर्चा हुई और मुझे खुशी है कि उन्होंने राज्य के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या को दोगुनी करने की स्वीकृति दी है। राज्य के प्रवासी श्रमिकों को सकुशल घर पहुंचाने के प्रति वो बहुत गंभीर हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी द्वारा प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए भेजी गई 1000 बसों को लेकर खुलासा किया है कि 1000 बसों से जुड़ी जानकारी सरकार को भेजी गई है। उनमें अधिकांश वाहन 3 व्हीलर और गुड्स कैरियर वाहन हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। 1000 हैं, 1000 तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है, इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने, कैसे शुद्ध रूप में श्रमिकों की हालत को, माइग्रेंट्स की हालत को वो किस प्रकार से पॉलिटिसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये 3 व्हीलर है। इन्होंने फिर भेजा एक और, देखिए, ये देखिए, इसके अंदर भी देखेंगे राजस्थान का नंबर है, ये भी है जी, उसी का है ये 3 व्हीलर। फिर इसी तरह से देखिए 3 व्हीलर के बहुत आ रहे हैं, जानकारी आपको दे रहा हूं। 3 व्हीलर ऑटो हो गए, हाँ वही ऑटो हो गया। और फिर गुड्स कैरियर, बस के नाम पर ये गुड्स कैरियर है, मतलब सामान को धोने के लिए काम आएगा। इस प्रकार के अन्य चीजें सामने आई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैंने कहा अभी प्रिलिमिनरी करी है, इसीलिए मैंने शब्द प्रिलिमिनरी करा है, आपके सामने तुरंत आए हैं और अभी डिटेल्स निकल रही है। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी वो आपको हम लोग सब एक साथ दे देंगे। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों के वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 84 प्रवासी भारतीय लंदन से पहुंचे। एयर इंडिया की फ्लाइट के एयरपोर्ट आते ही सभी प्रवासी भारतीयों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 6-6 फीट की दूरी बनाकर केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जांच की।
कोरोना के लक्षण पाए जाने पर प्रवासी भारतीयों को बीएचयू भेजने की तैयारी करके रखी गई थी। इसके अलावा वाराणसी के में तमाम निजी होटल में सभी को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान वंदे भारत के तहत लंदन से बनारस लौटे प्रवासी भारतीयों के चेहरों पर वतन वापसी की खुशी साफ नजर आई। जो फ्लाइट आ रही है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही है, सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और सबका एक तरह से फॉर्म भराया जाएगा, वो यहाँ पे किया जा रहा है। हमारी मेडिकल की टीम और प्रशासन की टीम लगी, वो कर रही है। नहीं, काफ़ी मुश्किल का सामना था, क्योंकि मैं तो जमाइका से आ रहा था, लंदन में मैं ट्रांजिट पे था और मुझे बोर्डिंग पास बाकायदा इशू भी कर दिया था, लेकिन 18 को मुझे इसलिए रोक दिया कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी यहाँ आ गई कि यूके और यूरोप से कोई भी फ्लाइट अब आ नहीं सकती। अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का एक फैसला था और ठीक था। अब इंतज़ार करते करते बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस गवर्नमेंट ने एविक्यूएशन फ्लाइट स्पेशली चलाई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जितना अप्रिशिएट की जाए प्राइम मिनिस्टर को, मैं समझता हूँ कम है। मेरठ जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापस सुरक्षित घर भेजने के लिए मेरठ जंक्शन से स्क्रीनिंग कराकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 1500 श्रमिकों को बिहार के अररिया भेजा गया। प्रशासन द्वारा श्रमिकों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे। स्टेशन पर श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई थी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया गया। मेरठ विकास प्राधिकरण की सचिव और नोडल अधिकारी प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि मेरठ जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 1500 श्रमिकों को बिहार भेजा गया है। सभी को खाने के पैकेट, पानी और फल दिए गए हैं, जिससे रास्ते में उन्हें कोई भी परेशानी न हो। मेरठ से 2 ट्रेन जा रही हैं। ये पहली ट्रेन तो ये जो आप देख रहे हैं बिहार के लिए जा रही है और इसमें 1500 लोग जाएंगे। ये बिहार के पूर्णिया स्टेशन पर रुकेगी, इसके बाद अररिया पे रुकेगी। यहाँ जो भी लोग हम भेज रहे हैं उन सभी को हमने मेडिकली स्क्रीन कराया है। जो लोग मेडिकली फिट पाए गए हैं उन्हीं को जो है ट्रेन में सवार कराया जा रहा है। मैं भागलपुर जिला जा रहा हूँ। सरकार के तरफ से जो भी सुविधा मिल रहा है वो सही मिल रहा है और बताया जा रहा है कि खाना मिलेगा आगे और टिकट का भी पैसे नहीं लिया। मेरा नाम पप्पू कुमार है। हम बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं। हम मेरठ में रहते थे, जो हम घर जाना चाहते थे, तो अब मेरा सुविधा सरकार ने बहुत अच्छा दे दिया है ट्रेन का और किसी चीज़ का मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं सही सलामत अभी जा रहा हूँ घर और सब चीज़ से मुझे टिकट का भी पैसा नहीं लिया गया है, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद कहता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इटावा जिला प्रशासन ने लगभग 700 प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों को नुमाइश पंडाल से सरकारी बसों के जरिए उनके गृह जनपद भेजने की व्यवस्था की है। लगभग 700 प्रवासी श्रमिकों को मेडिकल जांच और खाना पानी देने के बाद उनके घर रवाना किया गया। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रमिकों के आ जाने से उनके रजिस्ट्रेशन और जांच में अधिकारियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से दूसरे दिन 60 काउंटर लगाए गए थे, जिससे श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन में कोई समस्या न खड़ी हो सके। इटावा जिला प्रशासन 2 दिनों में लगभग 6000 से अधिक श्रमिकों को उनके घर वापस भेजने की व्यवस्था कर चुका है। बहरे जाना है, बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है योगी सरकार ने। खाते पीते बहुत आराम से जा रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है सरकार ने। हाँ, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। मैं आया हूँ भुसावल से। मेरे को खाना पीना सब मिले है, बस भी मिल गई है। मैं जा रहा हूँ सिद्धार्थनगर में। लॉकडाउन 4.0 के शुरू होने पर प्रयागराज के व्यापारियों ने सरकार को बहुत धन्यवाद अदा किया है और बहुत दिनों के बाद बाजारों में थोड़ी आवाजाही और रौनक देखने को मिली। लोग अपने घरों से निकलकर जरूरी सामानों के लिए बाजारों में दिखे। व्यापारियों ने नए रंग रूप और नए दिशा निर्देशों के साथ शुरू किए गए लॉकडाउन 4.0 की सराहना की और व्यापारियों ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने व्यापार को करेंगे, जिससे उनकी रोजी रोटी चलेगी। आज से डीएम साहब जो छूट दे रहे हैं व्यापारियों के लिए हित में, थोड़ा सा लॉकडाउन का पालन करते हुए, 4th लॉकडाउन का, उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं व्यापारी हूं और थोड़े जो छूट है मैं सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करूंगा और व्यापारी के हित के लिए ही से मैं सामान दूंगा, जिससे व्यापारी की जो पीड़ा है वो दूर होए।
मैं सरकार के समर्थन में हूँ, लॉकडाउन फोर्स के समर्थन में हूँ। सरकार जो भी फैसला लेगी मैं उसका पूरा सहयोग करूँगा। कोरोना संकट के कारण लगातार जारी लॉकडाउन में बरेली में ग्रामीणों को केंद्र सरकार ने निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाकर उनकी रोजी रोटी की चिंता का समाधान कर दिया है। पिछले महीने प्रति यूनिट 5 किलो चावल और इस महीने चावल के साथ ही 1 किलो चना पाकर ग्रामीण संतुष्ट हैं और संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार से मिली मदद के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। गांव मुंडिया चितराम के निवासी सत्येंद्र यादव, कमलेश कुमार, प्रेमपाल वाल्मीकि और बबलू मौर्य ने बताया कि सरकार ने हम गांव के लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट राशन के साथ ही चना भी वितरित करवाया है, जो हमें बिल्कुल फ्री मिला है। सरकार ने हमें मुफ्त राशन देकर हम सभी की बहुत मदद की है, साथ ही हमें अपने गांव में रोजगार भी मिल रहा है। परिवार में खाने पीने की समस्या को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने जो इस समय फ्री गल्ला वितरण का जो किया है, ये गल्ला जो मिल रहा है इससे हमें काफ़ी आराम है। और कोटेदार द्वारा ये 5 किलो पर यूनिट के द्वारा जो गल्ला मिला है, मेरे 2 यूनिट है, मुझे 10 किलो गल्ला 1 किलो चना मिला है और इससे बच्चों का प्रतिपालन अच्छा होगा। इस लॉकडाउन की विस्तृत दुर्लभ स्थिति में 5 किलो चावल प्रति यूनिट मिल रहा है। अपना जो हम अनाज पैदा कर रहे हैं वो भी मंडी में जाके बेच नहीं पा रहे हैं, सब कुछ बंद है, चारों तरफ मामला सब बंद चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री जो गल्ला वितरण हो रहा है, इससे हम लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है और जितने भी गरीब लोग हैं उनको सभी को इस गल्ले से बहुत राहत मिल रहा है। जो 35 किलो हमें 7 यूनिटों पे चावल मिले, हमारा इससे काफ़ी हमें राहत मिल रही है। मुझे कोटेदार की तरफ से पर यूनिट पे 5 किलो गल्ला मिल रहा है और कहीं काम नहीं मिल रहा था तो मनरेगा के तहत मुझे काम भी मिल रहा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। मुझे हर जगह काम मिल रहा है और चैन से रह रहे हैं। अब खाने को गल्ला मिल रहा है, सब सही है। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र बंसरा के किसानों ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिलने वाले 2000 रुपए उनके खाते में आने से उन्हें काफी राहत मिली है। सरोजी नगर शाहपुर मझगावा के किसान ब्रजकिशोर बताते हैं कि इस राशि के मिलने के बाद इसका प्रयोग खेती के कार्यों में किया गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इनके अलावा राजवती वर्मा, नरेंद्र कुमार यादव और रामलखन भी इस संक्रमण के दौरान किसान सम्मान निधि की धनराशि मिलने से राहत महसूस कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि की राशि हमारे खाते में दी है, इससे हमारी फसल का सही तरीके से उपयोग हुआ है पैसों का। और मुझे किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपया अभी जल्दी ही मिली है, 1 हफ्ते पहले। और इस महामारी के समय में जो ये 2000 रुपया हमारी खेती के लिए बहुत अत्यावश्यक यानी महामारी के रूप में काम करेंगे और ये हमारी मोदी सरकार की देन है। हमारे खाते में 2000 रुपये किसान सम्मान निधि द्वारा आया है। इस लॉकडाउन में ये 2000 रुपये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। 2000 रुपये भेजने के लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना में मोदी जी ने मेरे खाते में 2000 रुपये भेजा है किसान सम्मान में। हमें प्रधानमंत्री जी मोदी 2000 रुपये ये कोरोना के हिसाब से जो हमें रोजीना हर में मिल रहे हैं, इसी से हम खेती के बाड़ी का काम करते हैं और मोदी जी का धन्यवाद है, बधाई है हमारी। बाराबंकी में विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी कल्याणी नदी का जीर्णोद्धार प्रवासी मजदूरों द्वारा मनरेगा के माध्यम से शुरू किया गया है। इस कोरोना के संकट में जहां एक तरफ विलुप्त नदी को अपना अस्तित्व मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते प्रवासी श्रमिकों को जीवन यापन के लिए रोजगार प्राप्त हुआ। किसानों के लिए जीवनदायिनी रही कल्याणी नदी दशकों पहले सूख गई थी और नदी के तटों पर लोग कब्जा करते गए, जिससे नदी कब विलुप्त हो गई इसका पता ही नहीं चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विलुप्त हो चुकी नदियों के पुनरुद्धार के साथ दिल्ली, मुंबई, पंजाब व अन्य राज्यों से आए हजारों प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। गांव की साफ सफाई से लेकर सड़क, नहर, पौधारोपण और छोटी छोटी नदियों और तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। मैं
दिल्ली में काम करता था। ये कोरोना बीमारी इस कारण वहाँ लॉकडाउन लगा। यहाँ गांव में जब आए तो गांव में मनरेगा चलता था, इसी में अब काम करके अपना घर का खर्चा चलाते। मोदी जी का धन्यवाद। मुंबई में रहते थे, वहाँ बहुत काम की बहुत परेशानी थी खाने पीने की, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं। तो हम घर का यहाँ चले आने, यहाँ घर पर कल्याणी नदी की खुदाई चलत है तो ही नरेगा में काम करें और फिर लड़के बच्चे पंजीयन। और ये योगी मोदी जी ने जो हमका मनरेगा में काम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में सर काम करते थे और इस कोरोना की वजह से वहाँ पर सब लोग भगा दिए गए, तो यहाँ आकर जो यही नरेगा में हमें काम मिल गया तो ये इसमें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री। जनपद में कल्याणी नदी की कुल लंबाई 173 किलोमीटर है। इसमें जो शुरुआत का 5-6 किलोमीटर है वो बहुत ही सकरा और उथला हो गया था। इसको हम लोगों ने फरवरी में शुरू कराया था काम। अभी अपने उद्गम स्थल फतेहपुर ब्लॉक के मवैया ग्राम पंचायत में इस पर काम चल रहा है। ग्रीन हर्बर हेल्थ सेंटर योजना के निदेशक डॉक्टर के.एन. सिंह ने दावा किया है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतने के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। खान पान और व्यायाम के अलावा रसोई घर में हर वक्त मौजूद रहने वाले मसाले और जड़ी बूटियां इसमें अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। पीपल और लटजीरा जैसी जड़ी बूटियों के सेवन से लोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर न सिर्फ संक्रमण के खतरे को टाला जा सकता है, बल्कि चुनिंदा वनस्पतियों का नियमित सेवन कोरोना संक्रमित को पूरी तरीके से स्वस्थ कर सकता है। ये श्वेत मदार है जिसको कैलाट्रोपिस गिगैंटी कहते हैं। इसका एक अंगुल पत्ता चबाकर मुंह में डाल लिया जाए, तत्काल खांसी रोकता है और इन्फेक्शन भी समाप्त करता है। चिकित्सक ने दावा किया कि लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और एसजीपीजीआई के डॉक्टरों ने भी आयुर्वेदिक नुस्खों को न सिर्फ कारगर माना है बल्कि वे इनका सेवन भी कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग ने भी अपने जवानों को केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करने के साथ इन आयुर्वेदिक नुस्खों के सेवन की सलाह भी दी है। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर पूरे देश में जारी है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने समूचे देश को लॉकडाउन कर दिया है। रविवार को चौथे चरण के लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया। सरकार के इस फैसले का जौनपुर में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जोरदार स्वागत करते हुए इसे सही कदम बताया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लोगों से अपील की है कि वो घरों में ही इबादत करें। अलविदा, जुमा व ईद की नमाज घरों में ही अदा करें ताकि इस खौफनाक वायरस से बचा जा सके। तमाम मुल्क के लोगों ने जिस तरह से अब तक के लॉकडाउन का इस्तकबाल किया है और बाकायदा घरों में रहे हैं और कम से कम निकले हैं और कोरोना के हराने की मुहिम में जुटे रहे हैं, उसी तरह से ये जो हमारे मुल्क के रहनुमा मोदी जी की तरफ से ऐलान हुआ है उसमें इसी तरह से पाबंदी के साथ घरों में रहें, जुम्मतुल विदा की नमाज घर में अदा करें और दूसरी इबादतें घर में अदा करें और साथ साथ ये कि नमाज ईद में भी घर पे रहकर नमाज ईद अदा करें, इसलिए कि ईद की खुशी ये है कि दूसरे को खुश किया जाए और अगर हमने निकल करके दूसरों को दुख बांट दिया या दूसरों से दुख ले लिया तो हमारी खुशी ख़त्म हो जाएगी। और जब हम जिंदा रहेंगे तभी इबादत करेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर न इबादत है, न ईद है, न जुम्मतुल विदा है। लिहाजा सबसे पहले प्रियॉरिटी इस्लाम ने भी दी है और ह्यूमैनिटी भी कहती है कि सबसे पहले इंसान को अपनी ज़िंदगी की हिफाजत, उसके बचाव का ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा घर में रहें, प्रशासन की बात को मानें और कानून को न तोड़ें और न अपने हाथों में। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सारे रोजगार ठप पड़े हैं, जिसमें श्रमिक अपने घर वापस आ रहे हैं। श्रमिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश सभी विभागों में दिए गए हैं। रायबरेली में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को गंभीरता से पालन किया जा रहा है। श्रमिकों की बसों के जिले की सीमा में प्रवेश करते ही टोल प्लाजा पर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें लंच पैकेट की व्यवस्था कराई जा रही है। मैं जी रायबरेली लालगंज से आ रहा हूँ। मैं अपने भाई का ऑपरेशन के लिए यहाँ मोहन लालगंज गया था, तो वहाँ पे वो भर्ती करा के वहाँ से वापस आ रहा हूँ। भूख लगी थी जी, खाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और कुल मिला के सरकार ये बहुत अच्छी पहल है जी।
और यहाँ पे हम लोग खाना खा के हम लोग संतुष्ट हैं जी। यहाँ पे अब मेरा बच्चा भूखा है, इतनी दूर से हम आ रहे हैं, कहीं कोई दुकान खुली नहीं थी, भूखा प्यासा था, तो भाई यहाँ की दूध की व्यवस्था हो गई, इसलिए आप सरकार की वजह से हम लोग बहुत इस तरीके से देखती इन लोगों को क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे सरकार हमारी तरफ से अपनी तरफ से बहुत सहायता कर रही है हम लोगों को। कल हम 7,500 दोना मंगाए थे और 6,000 दोना हमारे ख़त्म हुए हैं। ऐसे अंदाज़ा लग रहा है शेष आदमी की गिनती नहीं कर पा रहे हैं। रात में 9:30 बजे हमको फिर दोने मंगाने पड़े हैं। रात में घर से उनके जो दोना बनाते हैं, क्योंकि ये छोटे दोना जो दुकानों में बिकते हैं इसमें काम नहीं हो पाता है। बड़े दोना गाँव से डिस्टेंस का पालन करते हैं, लेकिन जब बसें आती हैं और 2-2, 3-3 बसें एक साथ खड़ी हो जाती हैं तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में दिक्कत आती है। लेकिन इसके लिए तत्काल पुलिस व्यवस्था यहाँ लगी हुई है, वो लोग तत्काल आ जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हैं। कोरोना महामारी त्रासदी के दौरान बड़ी संख्या में उत्पन्न हुए नौकरियों और जीविकोपार्जन के संकट से गुजर रहे लोगों के लिए आईआईटी कानपुर में कैंपस हॉट द्वारा संचालित कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें तकनीकी द्वारा राशन सहित अन्य मदद पहुंचाने का अनूठा प्रयास आईआईटी कानपुर और कानपुर परिवर्तन फोरम द्वारा किया जा रहा है। मुसीबत में फंसे लोग टोल फ्री नंबर 1800-313-4090 के जरिए आईआईटी में कैंपस हार्ट के द्वारा संचालित कॉल सेंटर्स में बात कर सकते हैं, जिसके बाद टीम जांच कर जल्द ही उनकी सहायता की जाती है। इस सिस्टम का संचालन सहयोग ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इस ऐप में मदद चाहने वाले व्यक्ति की जॉब प्रोफाइल सहित अन्य आवश्यक विवरण भी एकत्रित किया जाता है, जिससे यह डाटा व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही कुशल कामगारों से जोड़ने में भी मददगार होगा। यूबीए आईआईटी कानपुर का प्रोजेक्ट और हमारे यहाँ की एक स्टार्टअप कैंपस हार्ट और कानपुर परिवर्तन मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जो लोअर मिडिल इनकम क्लास के वर्कर्स हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से अपने जॉब को खो चुके हैं, उनकी मदद के लिए ये आगे आए हैं। उनकी ये मदद एक कॉल सेंटर के थ्रू उनको मिलेगी, जिसमें वो एक निश्चित नंबर पर फोन कर सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं। और कैंपस हार्ट जो कंपनी है और कानपुर परिवर्तन के से जुड़े हुए लोग उनकी मदद करेंगे, जिस तरह की भी मदद चाहिए होगी। कोरोना से पैदा हो रहे संकट के बीच भारत सरकार ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो राहत पैकेज की घोषणा की है, इससे गाजियाबाद की तमाम छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए संजीवनी का काम किया है। गाजियाबाद जिले में तकरीबन 27,000 एमएसएमई को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिल रहा है। इस राहत पैकेज से गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में सभी उद्यमियों ने सरकार के इस कार्य की सराहना की है और इसे सरकार का एक अच्छा कदम बताया है। सरकार ने जो ये बूस्टअप दिया है बहुत ही सराहनीय है और इससे सभी कंपनियों को, इंडस्ट्री को, एमएसएमई को बहुत एक बूस्टअप मिलेगा। और इसमें थोड़ा सा प्रारूप में ये है कि जैसे ईएसआई का है, तो ईएसआई से लेबर को डायरेक्ट, इस समय जो कंपनियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सैलरी देने की प्रॉब्लम है इस समय, जिस समय लगभग सभी कारखाने बंद हैं और सभी कंपनियों को श्रमिकों के वेतन देने हैं। तो उसमें इस पैकेज में ये होना चाहिए कि डायरेक्ट ईएसआई से कंपनी वो श्रमिकों के खाते में 50% सैलरी जानी चाहिए, ताकि कंपनियां भी सर्वाइव कर सकें। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने 4 लाख करोड़ के आसपास दिया है, ये जो कंपनीज जो पीड़ित थी, परेशान थी पैसे से, उनको तो एक हेल्प मिलेगी, एक सहायता मिलेगी, जिससे कि वो जो बंद काम है या जो काम धीरे चल रहा था वो तेज हो जाएगा। इससे प्रगति होगी और काम बढ़ेगा। बस इसमें थोड़ा सा हम ये चाह रहे थे कि अगर इसमें कुछ हमको छूट मिल जाती, जैसे जीएसटी में कुछ जीएसटी में छूट मिल जाती तो कंपनी को और फ़ायदा होता, या जो इंटरेस्ट पोर्शन था 6 महीने के लिए कम से कम बैंक का, वो अगर माफ़ कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत लाभकारी रहा है और हमको इससे बहुत अच्छा आगे काम बढ़ाने का फ़ायदा मिलेगा हमको।
मलिहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों का बड़ी तादाद में घर वापसी पर क्वारंटीन नियमों में लापरवाही की आशंका से खतरे बढ़ने के संकेत। आशा बहू साधना पाठक ने बताया कि कोविड-19 निगरानी समिति के तहत हर गांव में प्रधान सचिव और आशा बहुओं को नामित किया गया है। इनका कार्य बाहर से आए हुए ग्रामीणों पर नजर रखकर उनकी जांच कराकर आवश्यकता अनुसार घर या क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा है। मलिहाबाद तहसीलदार निखिल शुक्ला ने बताया कि यदि कोरोना की गाइडलाइन में प्रधान किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो बाहर से लोग आते हैं उनको हम लोग उनकी निगरानी करते हैं। उसमें ग्राम प्रधान और सचिव ये सब लोग हम लोग पूरा इसमें सहयोग देते हैं। और देने के बाद जैसे बाहर से कोई लोग आते हैं तो हम लोग उनको बाहर ही रोक लेते हैं। रोकने के बाद जो है उनकी जांच करवाने भेजते हैं और जांच करवाने के लिए हमारी हॉस्पिटल हम तुरंत फ़ोन करते हैं, वहाँ से टीम आती है और उन लोगों को ले जाती है। उन लोगों को ले जाने के बाद उनकी जांच करवाती है। जो व्यक्ति जो सरकारी साधन से आ रहे हैं उनका तो हम आश्रय स्थल पर रखकर पहले उनका परीक्षण करा रहे हैं और उसके बाद उनको जो है लक्षण न पाए जाने पे ही घर भेज रहे हैं होम क्वारंटीन के लिए। उनको विशेष किट प्रदान कर रहे हैं ताकि वो घर पे अपना सुरक्षित रह सकें। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं अपने साधनों से पैदल अभी तक या बसों से या अन्य साधनों से चले आ रहे हैं, एक तो जो है ये स्पष्ट निर्देश भी है, उनसे अनुरोध भी है कि किसी भी प्रकार से पैदल या अन्य साधनों से ना आए। सुरक्षित रूप से सरकार उनको लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके बावजूद भी जो लोग अभी तक अपने घरों में सीधे इन रास्तों से पहुंच गए हैं उनके लिए निगरानी समितियां गांव में बीडीओ के निर्देश के नेतृत्व में बनाई गई हैं। सभी जो है जगहों पे इस बात का ताकीद किया गया है निगरानी समितियों को भी और बीडीओज को भी कि वो उनका जो है मेडिकल कराएं और मेडिकल कराने पे यदि कोई लक्षण नहीं पाया जाता है तभी उनको जो है होम क्वारंटीन करें। यदि कोई भी प्रधान या जो है यदि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार की कोई सूचना को छिपाता है और छिपा के इस प्रकार से रखता है जो हमारे जो है बाद में प्रकाश में आती है, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी उसी प्रकार से की जाएगी जैसा कि जो नियमों में विहित है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Singing is God of beauty. Singing is God of beauty. मेगा राउंड के 3 दिनों के इस संगीतमय मैराथन के बाद अंततः हमें वो टॉप 30 के पुरोधा मिल ही गए जो जाएंगे सुरों के उस महामंच पे जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। मैंने दिल्ली दूरदर्शन से लखनऊ हम जब आए हैं तो यहाँ लखनऊ में आकर के भी बड़े बड़े मंच बनाए हैं और सबसे पहले जो कि सिंगिंग स्टार यूपी की जो काम ये मिला है बहुत बड़ा मंच मिला है और मैं बहुत मेहनत से भी ध्रुव जी के माध्यम से इतना बड़ा मंच में काम कर रहा हूँ जो आगे भी करता रहूँगा और बढ़िया से बढ़िया और उत्तर प्रदेश के जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी भविष्य अच्छा रहेगा। लेकिन इस महामंच तक पहुंचने से पहले सिंगिंग स्टार ऑफ यूपी की इस टीम ने प्रदेश भर में एक लंबा सफर तय किया। सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी शहरों के साथ साथ गांव कस्बों में रहने वाले सभी गायक कलाकारों तक इस कार्यक्रम से संबंधित सूचना को पहुंचाना। क्योंकि दूरदर्शन पहली बार इस तरह का रियलिटी शो लेकर आ रहा था, इसलिए सबसे पहले यही जरूरी था कि किस तरह हम लोग जो है शहरों के साथ साथ छोटे छोटे गांव व कस्बों के कलाकारों तक इस सूचना को पहुंचा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे शो से जुड़ सकें और हमारा ये शो कामयाब हो सके।
इसके लिए हमने अपने सबसे जो उच्च अधिकारी थे उनसे संपर्क किया और अपने पब्लिसिटी अनुभाग से भी बातचीत किया और